हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे हैं क्लास 10th के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन। इस सीरीज में बेटा आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 को, जो कि हमारा एपी का है। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग या तो ये 5 नंबर का या फिर ये 6 नंबर का आपके एग्जाम में आ सकता है। फर्स्ट हम देखें 10, 7, 4। इस एपी का कौन सा पद -32 है? क्या है हमारे पास? 10 है, फिर 7 है, फिर 4 है। इस तरह से क्वेश्चन को समझेंगे बेटा। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा पद, मतलब आपने n की वैल्यू निकालनी है और पद अगर दे रखा है मतलब वो आपको nth पद दे रखा है। an आपको क्या दे रखा है? -32। an का फॉर्मूला ये आपको आना चाहिए बेटा, a + n-1d इक्वल टू माइनस में 32। अब इसमें आपको 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, a, n और d। हमें n की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें a की वैल्यू और d की वैल्यू ये पुट करनी पड़ेंगी। यहाँ से ये हमारी वैल्यूज आएंगी। a वैल्यू होती है हमारी फर्स्ट टर्म, पहला पद, वो कितनी है? 10। d की वैल्यू कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है d, तो 7 में से क्या जाएगा बेटा? 10 बराबर -3। अब ये a और d की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दीजिए बेटा। a की वैल्यू 10, n-1, d की वैल्यू -3 है, इक्वल टू माइनस में 32। सॉल्व करें इसको। 10 -3 और n की मल्टीप्लाई -3n, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 की गुना 3। 10 और 3 कितने बने? ये 13। 13 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, -3n इक्वल टू माइनस में जोड़ेंगे इनको 45, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। n की वैल्यू क्या आएगी? 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 15। 15वां पद ऑप्शन डी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल इजी सम था। हमसे पूछा हुआ था कौन सा पद -32 है, हमने कह दिया कि nth पद -32 है। an का हमने फॉर्मूला लगाया है, a और d की वैल्यू अपने एपी से ली है, वैल्यू रिप्लेस की है, कैलकुलेशन करते ही n एक तरफ बाकी टर्म एक तरफ, और ये हमारा आंसर आ जाना है। डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 2। राहुल एक कार खरीदना चाहता है और अपनी कार के लिए एक बैंक से ऋण लेने की योजना बना रहा है। वह 1,18,000 रुपये का अपना कुल ऋण चुकाता है, जो हर महीने 1,000 रुपये की पहली किस्त से शुरू होता है। यदि वह हर महीने 100 रुपये की वृद्धि करता है अपनी किस्त में, तो उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट, उसके द्वारा 30वीं किस्त में भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पहले वो 1,000 रुपये दे रहा है किस्त के, अगले महीने 100 रुपये बढ़ा रहा है, मतलब 1100 की किस्त देगा, फिर 1200 की किस्त देगा। इस तरह से वो अपनी किस्त दे रहा है। तो हमारी ए क्या हो गई है? फर्स्ट टर्म 1000 रुपीज। डी कितना हो जाएगा डिफरेंस? 1100 में से 1000 घटाएंगे 100 रुपये का। हमें बताना है 30वीं किस्त में, मतलब हमें बताना है A30। फॉर्मूला क्या कहता है A30 का? A + 29D। ए की वैल्यू रख दो 1000, प्लस में 29, डी की वैल्यू रख दो 100। अब इसको सॉल्व कर लो। प्लस में 2900 कितना आ गया? 3900, 3900 रुपये। सेकेंड पार्ट, उसके द्वारा 30 किस्तों में भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि उसने 30 किस्तों में राशि कितनी कर ली, यानी कि हमें S30 निकालना है। SN का फॉर्मूला हमें पता है। SN क्या होता है? n/2 2a + n-1d। तो 30 है, 30 का हाफ करेंगे 15। 2a, a को 2 से गुना कर दो, 1000 को 2 से गुना करेंगे 2000, प्लस में 30 में से 1 गया 29, 29 की d से गुना कर दो, d हमारी 100 है, कितना बनेगा? 2900। 15 गुना में इनको जोड़ दें 4900, 49 और 15 की गुना कर लो आप। 9 पंजे 45, 4 5 20, 24, और ये 9 5 3 7, 7350।
इतने रुपए की टोटल राशि वो अपनी 30 किस्तों में भुगतान कर देगा। ठीक है। थर्ड पार्ट, 30वीं किस्त के बाद भी उसे कितनी राशि का भुगतान करना है। उसका टोटल जो ऋण था वो तो इतना था और उसने 73,530 किस्तों में दे दिए। बचे कितने? 5, यहाँ पे बचेगा 7, 4, 4, 44,500 रुपये अभी उसे और देने हैं। एक क्वेश्चन और है, यदि कुल किस्तें 40 हैं तो अंतिम किस्त में भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? हमें A40 निकालना है। 40वीं किस्त मतलब A + 39D। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1000 प्लस D की वैल्यू 100 है। 100 की 39 से गुना करेंगे 3900 और जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 4900। यानी कि इतने रुपए उसे 40वीं किस्त के रूप में देने होंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को हमने सिर्फ समझना है कि किस सेंस में दे रखा है। नॉर्मली वो आपको एपी दे देता है, यहाँ पे उसने क्या कहा? 1000 रुपये दे रहा है, उसके बाद हर महीने 100 बढ़ा रहा है। मतलब एपी क्या बनेगी? 1000 फिर 1100 1200। हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई है, डी की वैल्यू भी आ गई है। बात हो रही थी 30वीं किस्त की, मतलब A30 निकालना है। A30 का फॉर्मूला हमें पता है, वैल्यू रिप्लेस कर दी। फिर कह रहा है कि 30 किस्तों में राशि कितनी भुगतान की, टोटल बतानी होगी ना। तो हमने SN निकाल दिया, SN का फॉर्मूला पता है, वैल्यू रिप्लेस कर दी, ये आ गया 30 किस्तों में इतनी राशि उसने देनी है। फिर क्वेश्चन था 30वीं किस्त के बाद भी राशि कितनी भुगतान करेगी। उसने कर्जा तो 1,18,000 रुपये ले रखा है, 73,500 हो चुका बैठा है, कितने बचेंगे? 44,500 रुपये अभी उसे और भी देने हैं। फिर लास्ट वाला क्या है? यदि कुल किस्तें 40 हैं तो अंतिम किस्त मतलब 40वीं किस्त में वो कितनी राशि भुगतान करेगा। 40वीं किस्त मतलब हमें निकालना है A40, फॉर्मूला पता है, वैल्यू रिप्लेस करते ही आंसर आ गया। डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 3, दो एपी का सार्व अंतर समान है। इनमें से एक का पहला पद -2 है और दूसरे का पहला पद क्या है? -6 है। तो उनके 5वें पद का अंतर निकालना है। हमारे पास अगर एक एपी बनेगी पहले वाली तो ऐसे ही बनेगी -2, अगला पद क्या हो जाएगा? -2 + D, फिर -2 + 2D, चौथी टर्म क्या आएगी? -2 + 3D, पांचवी टर्म -2 + 4D। पांचवी टर्म है n-1 होता है उस हिसाब से। और दूसरी अगर एपी बनेगी तो -6, नेक्स्ट टर्म -6 + D, नेक्स्ट -6 + 2D, -6 + 3D और पांचवी टर्म आएगी तो -6 + 4D। हमें इनका अंतर निकालना है। -6 + 4D में से घटा देते हैं -2 + 4D, -6 + 4D + 2 - 4D कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया है? माइनस में 4। ऑप्शन डी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। जो इनके पहले पद का डिफरेंस होएगा वही आपकी हर पद का डिफरेंस होएगा। इसने 5वां पद का अंतर पूछा था, अगर ये 10वें का पूछता, 20वें का पूछता, तब भी सबका अंतर यही आना था। क्यों? क्योंकि इनका सार्व अंतर समान है। ये रीजन इस वजह से है। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जनरलाइज जब हम टर्म लेते हैं एपी की तो ऐसी होती है A + D, A + 2D, इस तरह से है। तो हमने 5वीं टर्म देख ली, दोनों ही एपीज की, और इनका क्या निकाल दिया? अंतर। इनसे यही पूछ रहा था कि 5वें पद के बीच का अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, आपका मित्र राहुल 200 मीटर की दौड़ में भाग लेना चाहता है। वह वर्तमान में उस दूरी को 51 सेकंड में पूरा कर सकता है और प्रत्येक दिन अभ्यास के साथ उसे 2 सेकंड कम लगते हैं। वह इसे 31 सेकंड में पूरा करना चाहता है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपना लक्ष्य प्राप्त होने तक उसे कम से कम कितनों दिनों तक अभ्यास करना होगा। पहले दिन उसे 51 सेकंड लगते हैं, फिर 2 सेकंड कम हो जाते हैं अगले दिन, मतलब 49, फिर 2 सेकंड कम हो जाएंगे 47, फिर 2 सेकंड कम हो जाएंगे 45, और इस तरह से उसे 31 पे जाना है। और कितने दिन लगेंगे, मतलब हमें n बताना है। an है हमारे पास 31। an का फॉर्मूला a + n-1 d बराबर में 31। a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 51। d की वैल्यू क्या आएगी?
49 में से 51 घटा दीजिए माइनस के 2। वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, n माइनस में 1 माइनस 2 इक्वल टू 31। 51 को उधर ले जाते हैं, माइनस का हो जाएगा, 31 में से 51 जाएंगे माइनस का 20। n माइनस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो माइनस 2 डिवाइड में, क्या आ गया है 10। हमें तो n की वैल्यू निकालनी है, माइनस का 1 है, इधर जाएगा प्लस का, n की वैल्यू क्या आ गई है 11। मतलब उसे 11 दिन तक अभ्यास करना होगा अगर उसे अपनी ये दौड़ 31 सेकंड में पूरी करनी है तो। सेकंड, इस स्थिति में क्या एपी बनती है, ये एपी हमने ऑलरेडी बना ली है, ये एपी बनेगी। थर्ड, यदि एपी का nवां पद an बराबर 2n प्लस 3 द्वारा दिया गया है तो इसका सार्व अंतर लिखिए। देखिए क्या कह रहा है, an आपको क्या दे दिया है 2n प्लस 3, तो a1 n की जगह 1 रख दीजिए, कितना बनेगा 5। a2 n की जगह 2 रख दीजिए, 2 दूनी 4 और 3 7। a3 n की जगह 3 रख दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 9। हमसे पूछा है इसने डी का मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो, 7 में से 5 गए, डी क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। या फिर x का मान लिखें जिसके लिए 2x, x प्लस 1, 3x प्लस 2 एपी के 3 लगातार पद हैं। यहाँ कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। x का हमें मान लिखना था जिसके लिए क्या हो ये एपी हो। अब हमें पता है एपी में लगातार टर्म का डिफरेंस बराबर होता है, तो हम इसमें से ये घटा देंगे, x प्लस 10 माइनस में 2x बराबर है, और इसमें से ये घटा देंगे 3x प्लस 2 माइनस x माइनस में 10। इसको सॉल्व कर दो, x में से 2x गए, माइनस का x प्लस 10 बराबर 3x में से 1x गया 2x, और 2 में से 10 गए माइनस के 8। सबको एक तरफ ले आए, माइनस का 2x, 10 को उधर ले जाते हैं, माइनस का 10, माइनस के 3x बराबर माइनस के 18, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। और बेटा हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी। एक बार आप यहाँ पे रख के भी देख सकते हैं, 2x मतलब 6 दूनी 12, x की जगह 6 रखें तो 6 और 10 कितने हो गए 16, यहाँ पे रखें 6 × 18 और 2 20। एपी के लगातार पद बन रहे हैं, इनका कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या है बराबर है, इनका भी 4 है, इनका भी 4 है। इस तरह से हमारा ये आंसर भी वेरीफाई हो गया। दोबारा देख लीजिए बेटा, इसने क्या कहा था कि कोई राहुल है, वो 200 मीटर की दौड़ में भाग लेना चाहता है। पहले वो दूरी 51 सेकंड में पूरा कर रहा है। हर डे के हिसाब से जब वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसे 2 सेकंड कम लगते जा रहे हैं, और उसे उसको 31 सेकंड में पूरा करना है, तो उसे कितने दिन उसे मेहनत करनी होगी। तो हमने फर्स्ट 51 ले लिया, उसके बाद 2-2 सेकंड कम किया, और हमें कहाँ जाना 31 पे। कितने दिन बताना था, मतलब कितने पद बताने हैं, और जब कितने पद बताने हो हमें n निकालना होता है। an हमारे पास क्या आ गया 31, a और d की वैल्यू रिप्लेस करके हमने n की वैल्यू निकाल ली, वो क्या ही है 11, मतलब उसे 11 दिन तक अभ्यास करना होगा। AP क्या बनी, AP तो हमें ऑलरेडी बनानी पड़ी a और d की वैल्यू लेने के लिए। थर्ड क्वेश्चन में उसने क्या कहा, यदि कोई AP है और उसका nवां पद ये है तो सार्वंतर लिखिए। इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, n की वैल्यू रिप्लेस करती जाने हैं। n की जगह 1 रखेंगे फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n की जगह 2 रखेंगे सेकंड टर्म आ जाएगी। बात हो रही है डिफरेंस की, तो सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को घटा देंगे। एक पार्ट और था, x का मान लिखना था जिसके लिए एपी के लगातार पद हैं। अब हमें पता है एपी में कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस बराबर होता है, तो हमने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दिया, डिफरेंस आएगा, और फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटा दिया, डिफरेंस आएगा। क्योंकि ये एपी है तो डिफरेंस क्या होगा बराबर, दोनों को क्या रख दिया बराबर। बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है, सोल्व करते ही x की वैल्यू आ गई है। डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, अभिकथन और तर्क असर्शन रीजन वाला ये क्वेश्चन है। श्रृंखला 7, 11, 15 से लेकर 139 में पदों की संख्या 34 है। पहले हम यही देख लेते हैं हमारा अभिकथन सही है या गलत है। हमें एपी कैसे दे रखी है 7, फिर 11, फिर 15, इस तरह से लास्ट क्या है 139। nth टर्म हमारी कितनी है 139। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d। a की वैल्यू रख देते हैं 7,
n माइनस 1 डी कितना है 11 में से 7 गए 4 है हमारा डी। 7 प्लस का है उधर ले जाएंगे माइनस का घटा दें 132। 4 मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो डिवाइड में 4 तिये 12 33। n की वैल्यू हमें निकालनी है माइनस का 1 है इधर जाएगा प्लस में 33 और 1 34। सही कह रहा है ये हमारा अभिकथन ट्रू है कि इसमें पदों की संख्या क्या है 34 है। तर्क क्या है किसी एपी के लिए यदि पहला पद ए है सार्वअंतर डी है n पदों की संख्या है तो Sn का फॉर्मूला ये आएगा। ये बात भी ठीक है दोनों ही सही है मतलब या तो हमारा ए ऑप्शन आएगा या हमारा बी ऑप्शन आएगा। अब बात हो रही है करेक्ट एक्सप्लेनेशन की। क्या हमें अभिकथन निकालते हुए तर्क की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं पड़ी। तो तर्क हमारा अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है ऑप्शन बी। अभिकथन को सॉल्व करने में बेटा Sn कहीं पे भी यूज नहीं हुआ और तर्क में हमारे पास Sn का फॉर्मूला है। ठीक है तो इसका क्या आएगा ऑप्शन बी सही ऑप्शन आएगा। डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 6 यदि किसी एपी के पहले n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वेयर है तो पहला पद क्या है? हमें क्या दिया हुआ है बेटा Sn दिया हुआ है। क्या 4n माइनस में n स्क्वेयर। पहला पद n की जगह 1 रख दें 4n की जगह 1 रखा माइनस 1 का स्क्वेयर 4 में से 1 गया 3। S1 का मतलब पहले पद का जोड़ कह दीजिए या पहला पद ही कह दीजिए बात तो एक ही है। तो हमारा A क्या आ गया है 3 आ गया है। ठीक है फिर क्या कहा पहले दो पदों का योग क्या है तो n की जगह 2 रख दो n की जगह 2 रख दिया माइनस में 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 8 में से 4 गए क्या आ गया 4। पहले दो पदों का जोड़ हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। फिर इसने पूछा है कि दूसरा पद क्या है हमें निकालना है A2। A2 कैसे निकलेगा बेटा पहले दो पदों के जोड़ में से पहले पद का जोड़ या फिर पहला पद घटा दीजिए। S2 कितना है 4 और S1 कितना है 3 क्या आ गया 1। देखो बेटा जैसे मान लो एक पद हमारे पास ये है एक पद ये है दोनों का जोड़ हमें पता है और पहला पद पता है तो दूसरा हम निकाल सकते हैं ना। दोनों के जोड़ में से पहला पद घटा दीजिए दूसरा आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा हमें A3 निकालना है। A3 कैसे निकलेगा 3 पदों के जोड़ में से पहले दो पदों का जोड़ घटा दीजिए। अब S3 की वैल्यू हमें यहीं से मिलेगी S3 n की जगह क्या रख दो 3 रख दो क्या आएगा 4 तिये 12 में से 9 गए 3 आएगा। S3 की वैल्यू 3 और S2 की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी 4 3 में से 4 गया माइनस में 1 ये आ गया हमारा तीसरा पद। 10वां पद निकालना है हमें A10 हमें निकालना है तो क्या करेंगे S10 में से S9 घटा देंगे। पहले 10 पदों के जोड़ में से पहले 9 पदों का जोड़ घटा देंगे तो 10वां पद आ जाएगा। अब S10 की वैल्यू यहीं से आएगी S10 n की जगह हम रख देते हैं 10 क्या आएगा 40 माइनस 100 माइनस का 60 आएगा। साथ के साथ S9 भी निकाल लेते हैं n की जगह 9 रख देते हैं 9 चौक 36 और ये हो गया 81 घटाएं 5 45 माइनस के वैल्यूज यहाँ रख दीजिए। S10 का हमने मान रख दिया माइनस में S9 का भी हमने वैल्यू रख दिया माइनस के 60 माइनस माइनस प्लस 45 क्या आ गया माइनस के 15 हमारा 10वां पद आ गया। बात हो रही है nवें पद की। अब हमारा an कैसे निकलेगा तरीका वही है Sn में से Sn माइनस 1 घटा देंगे। Sn की वैल्यू तो यही है हमारे पास 4n माइनस एन स्क्वेयर। Sn की वैल्यू क्या आएगी n की जगह बेटा n माइनस 1 रख दो n की जगह n माइनस 1 रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले 4n माइनस एन स्क्वेयर माइनस में ब्रैकेट को खोलें 4 की n से गुना 4n 4 की 1 से गुना 4 माइनस में यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला खुलेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट बाहर माइनस का साइन है तो माइनस का 1 माइनस का 2n प्लस का 2n ये बनेगा। और सिंप्लीफिकेशन करें 4n माइनस एन स्क्वेयर माइनस 4n
+4 प्लस n स्क्वायर +1 -2n। तो n स्क्वायर से तो बेटा n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4n से 4n कट गया, ये बचा है 4 और 1 5 माइनस में 2n, ये आ गई है हमारी nth टर्म। nवां पद ही निकालना था, ये आ गई nth टर्म। एक बार वेरीफाई करके देख लें। a1 n की जगह 1 रखो, फर्स्ट टर्म हमारी 3 आनी चाहिए, फर्स्ट टर्म हमारी क्या आई है 3 आई है। a2 n की जगह 2 रख के देखो, 5 में से 4 गया, 1 आनी चाहिए, a2 हमारी यही आई है, ठीक है। a3 रख के देख लो, -1 आएगी। तो इस तरह से हम अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। दोबारा देख लीजिए क्या था, हमें Sn दिया हुआ था, ये हमसे पहला पद पूछ रहा था तो हमने n की जगह 1 रख दिया। दो पदों का जोड़ था तो n की जगह 2 रख दिया, S2 आ गया। दूसरे पद के लिए पहले दो पदों के जोड़ में से पहला पद घटा दिया है। फिर तीसरा पद पूछा, A3 के लिए पहले 3 पदों के जोड़ में से पहले 2 पदों का जोड़ घटा दिया है। 10वें पद के लिए पहले 10 पदों के जोड़ में से पहले 9 पदों का जोड़ घटा दिया है। इन सब की वैल्यू हमारी Sn से ही आ रही है। लास्ट में पूछा था nवां पद, तो पहले n पदों के जोड़ में से पहले n-1 पदों के जोड़ को घटा दिया है। ये बेटा कैलकुलेशन पार्ट है, यहाँ पे प्लस माइनस का आपने अच्छे से ध्यान रखना है और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, यदि L M N AP में है तो L³ + N³ - 8M³ किसके बराबर है। अब हमें पता है टर्म्स अगर AP में है तो लगातार टर्म का डिफरेंस बराबर होता है। M और L के बीच का अंतर और N और M के बीच का अंतर ये बराबर होंगे। M को एक तरफ ले आते हैं, L को उधर ले जाते हैं, 2M की वैल्यू क्या आ गई है N + L। हमें वैल्यू निकालनी है L³ + N³ - 8M³ की। तो हम इसको लिख सकते हैं L³ + N³ - 2M सारे का क्यूब, 2M की वैल्यू रख देते हैं। L³ + N³ माइनस में N + L की घात 3। यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो एज इट इज ही रहेंगे। A³ + B³ + 3A² + 3AB²। सॉल्व करें। L³ + N³ - N³ - L³ - 3n² L + 3nL²। ये तो कैंसिल आउट हो गए। इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ये भी माइनस का ही आएगा, -3 कॉमन ले सकते हैं, n भी कॉमन ले सकते हैं, L भी कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा n + L, और n + L की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2m है। गुना करें, माइनस में 6LMN, ये आएगा ऑप्शन बी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है बेटा, हमने गिवन का यूज़ किया, हमें L M और N AP में दे रखे थे तो हमने AP की जो कंडीशन होती है उसका यूज़ किया। कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस बराबर होता है, वहाँ से हम इस रिजल्ट पर पहुँचे, मतलब कहीं ना कहीं हमें इस रिजल्ट को यूज़ करना होगा। हमें यहाँ पे दिया था L³ + N³ - 8M³ को, हमने 8M³ को देखा तो ये 2M का होल क्यूब लिखा हुआ था, 2M की हमने वैल्यू रख दी है। कैलकुलेशन किया तो यही पार्ट बचा, वापस इसको सॉल्व किया, वैल्यू रिप्लेस करी तो ये हमारा आंसर आ गया। डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 8, भारत मानव शक्ति की कम लागत और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन में योगदान देने वाली मजबूत तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमताओं के कारण प्रतिस्पर्धी विनिर्माण स्थान रखता है। किसी कारखाने में टीवी सेट का उत्पादन हर साल एक निश्चित संख्या में समान रूप से बढ़ता है। इसने छठे वर्ष में 16,000 सेट और 9वें वर्ष में 22,600 सेट का उत्पादन किया। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8वें वर्ष के दौरान उत्पादन कितना है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, A8 निकालना है। A8 का हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, A + 7D n-1, एक कम हो जाती है। अगर हमारे पास A की वैल्यू और D की वैल्यू आ जाती है तो ये वैल्यू आ जाएगी। A और D की वैल्यू कहाँ से आएगी बेटा, गिवन से आएगी। गिवन क्या दिया हुआ है, छठे वर्ष में 16,000 सेट बने। A6 आपको दिया हुआ है 16,000
और 9वें वर्ष में 22,600। A9 आपको दिया हुआ है 22,600। यहीं पे हम सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A6 का मतलब A + 5D, ये कितना है 16,000। A9 का मतलब A + 8D, ये कितना है 22,600। घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, 5 में से 8 गए, माइनस के 3D, यहाँ घटाएं, माइनस के 0 0 6 6 6600, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। हमें तो डी की वैल्यू निकालनी है, 3 गुना में है, इधर आएगा भाग में, काटेंगे तो क्या आ गया 2200। ये आ गई है डी की वैल्यू। ए की वैल्यू और निकालनी है, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। ए + 2200 और 5 की गुना करेंगे तो बेटा 11,000 आएगी, बराबर में 16,000। हमें तो ए की वैल्यू निकालनी है, प्लस का 11,000 है, इधर आएगा माइनस का, 16,000 में से 11,000 घटाएंगे तो क्या आ गया 5,000। अब हमारे पास बेटा ए की वैल्यू भी है, डी की भी वैल्यू भी है, हम यहाँ रख देते हैं। ए की वैल्यू हमारी कितनी है 5,000, डी की वैल्यू कितनी है 2200। 2200 और 7 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15,400। जोड़े इनको, 20,400 8वें वर्ष के दौरान टीवी सेट्स का उत्पादन होएगा। सेकंड पार्ट, पहले 3 वर्षों के दौरान कुल उत्पादन लिखिए। बात हो रही है कुल उत्पादन की, मतलब हमने क्या निकालना है SN। 3 वर्ष हैं तो S3 निकालना है। S3 का फॉर्मूला N/2 2A + N-1, 3 में से 1 गया 2, N-1 D, 2 कॉमन ले लो। इससे क्या हो जाएगा बेटा, अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ए और डी को जोड़ के 3 से गुना कर दो। ए की वैल्यू है 5,000, डी की वैल्यू है 2200, तो 7200 की 3 से गुना कर दें, 7 या 21 और 600, टोटल 3 वर्षों के दौरान इतने टीवी सेट्स का उत्पादन होगा। थर्ड पार्ट में किस वर्ष में उत्पादन 29,200 है, मतलब ये हमारे पास AN है 29,200, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, किस वर्ष N की वैल्यू निकालनी है। AN का फॉर्मूला A + N-1 D बराबर 29,200। A की वैल्यू रख दें 5,000, प्लस में N-1 D की वैल्यू रख दे 2200, बराबर में 29,200। 5,000 प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का, घटा देंगे, क्या आएगा आपके पास 24,200। 2200 गुना में है, उधर जाएगा भाग में, बटे में 2200, 0 से 0 कट गई, 22 एकम 22 11, माइनस का 1 है, इधर जाएगा प्लस में, तो N की वैल्यू कितनी आ गई है 12, मतलब 12वें वर्ष में उत्पादन ये आएगा 29,200। ठीक है, एक पार्ट हो रहता है इसका। 7वें वर्ष और चौथे वर्ष के दौरान उत्पादन का अंतर लिखो, मतलब हमने A7 निकालना है, A4 निकालना है, फिर इनका डिफरेंस। A7 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, A + 6D, A की वैल्यू 5,000 है, 2200 को 6 से गुणा कर दो, 13,200, जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 18,200। A4 और निकाल दें, A4 का मतलब A + 3D, A की वैल्यू तो 5,000 है, D की वैल्यू 2200 है, 2200 की 3 से गुणा करेंगे 6600, जोड़ेंगे तो कितना बनाइए 11,600। हमें निकालना था इनका डिफरेंस। A7 में से A4 घटा दो, 0 0, 12 में से 6 गए 6, 7 में से 1 गया 6, 6600 टीवी सेट्स का इनका डिफरेंस आ गया। ठीक है बेटा, स्टेटमेंट को देख के मुश्किल सा लग रहा है, पर ध्यान से देखें तो AP का है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। A6 हमें दे रखा था, A9 हमें दे रखा था, दोनों को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकाल ली। बात हो रही थी 8वें वर्ष की, मतलब A8 निकालना था, A + 7D होता है, वैल्यू रखी और ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में पूछा हुआ था 3 वर्षों के दौरान कुल उत्पादन, मतलब S3 का फॉर्मूला रखा, अगेन वैल्यू A और D की रिप्लेस करते ही आंसर आ जाना है। थर्ड पार्ट में किस वर्ष में उत्पादन 29,200 हुआ, मतलब ये हमें AN दे रखा था, AN का फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यूज रिप्लेस करी, N की वैल्यू निकालनी थी, N एक तरफ बाकी टर्म एक तरफ,
n की वैल्यू क्या आ गई है 12। और लास्ट पार्ट में क्या कह रखा था, 7वें वर्ष और चौथे वर्ष के दौरान उत्पादन का अंतर। A7 निकाल लिया, A4 निकाल लिया, दोनों को घटा दिया और ये रिक्वायर्ड आंसर है। डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9, उस एपी का 18वां पद बताओ जिसके पहले दो पद -6 और 1 है। हमें एपी दे दी है -6 और ये 1। ए की वैल्यू क्या है बेटा -6 होगी। डी की वैल्यू क्या आ गई, 1 में से घटा दो माइनस का 6, 1 माइनस माइनस प्लस, डी क्या आ गया 7। हमें क्या निकालना है 18वां पद। 18वें पद का फॉर्मूला a + 17d। ए की वैल्यू रख दी है प्लस में 17, डी की वैल्यू रख दी है -6 प्लस 119, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 113। ऑप्शन ए बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन। इसमें तो कुछ खास बताने की जरूरत ही नहीं है, दो पद दे रखे थे, दोनों पदों से ही हमें ए और डी की वैल्यू मिल गई है। A18 का फॉर्मूला a + 17d, वैल्यू रिप्लेस, कैलकुलेशन, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। और अब डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन को। एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। A4 + A8 ये कितना दे दिया आपको 24। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। A6 + A10 बराबर 44। एपी के पहले 3 पद ज्ञात कीजिए। एपी हमारी तभी बन पाएगी जब हमें ए की वैल्यू और डी की वैल्यू पता हो। वो वैल्यूज कहाँ आएंगी, ऑब्वियसली इन इक्वेशन से आएंगी। सॉल्व करें। A4 का मतलब a + 3d, A8 का मतलब a + 7d इक्वल टू 24। ए और ए 2a, 3d और 7d 10d इक्वल टू 24। यहाँ पे देखें, A6 का मतलब a + 5d, A10 का मतलब a + 9d इक्वल टू 44। ए और ए 2a, 9 और 5 14 इक्वल टू 44। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। रख देंगे यहीं पे 2a + 14d इक्वल टू 44। घटा दें, माइनस 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 कैंसिल आउट। 10 में से 14 गए माइनस के 4d, 24 में से 44 गए माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। डी की वैल्यू क्या आ गई है बेटा 5 आ गई है। इस वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन 1 में रख दो चाहे इक्वेशन 2 में रख दो। 1 में रख देते हैं, 2a + डी की जगह 5 रखें, 10 और 5 की गुना 50 आएगा। अब 50 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 2a घटाएंगे माइनस का 26, a की वैल्यू क्या आ गई है माइनस में 13। अब हमारे पास a भी आ गया है, d भी आ गया है। एपी की टर्म्स कैसे चलती हैं, a + d, a + 2d। हमें 3 ही पद लिखने थे, तो ये वैल्यू क्या आ गई है -13। नेक्स्ट में a और d को जोड़ दो, -13 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा -8। a + 2d, d का डबल करके a में जोड़ दो, 5 दूनी 10 और -13, ये क्या आएगा -3। यही हमारी एपी के 3 पद हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, दोबारा देख लीजिए। एपी में कहा गया था चौथे और 8वें पद का योग 24 है, तो ये इक्वेशन आएगी। छठे और 10वें पद का योग 44 है, ये इक्वेशन आएगी। यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज रिप्लेस करी हैं, तो हमारे पास 2 इक्वेशन आए हैं। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके हमने डी की वैल्यू निकाल ली और डी की वैल्यू वापस इक्वेशन में रखी तो ए की वैल्यू आ गई। एपी निकालने के लिए हमें ए और डी ये दोनों ही चीजें चाहिए। एपी की टर्म हमें पता है कैसे होती है, फर्स्ट टर्म ए होती है, नेक्स्ट टर्म a + d, नेक्स्ट टर्म a + 2d। इनकी वैल्यू रिप्लेस कर दी एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 5 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 6 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।